स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। चलिए स्टूडेंट्स, एक बात करते हैं। आज मैं एक कॉइन है मेरे हाथ में। आज मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, उछाल रहा हूं इसको। आपको बताना कि हेड आएगा या टेल आएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्या आएगा? हेड आएगा या टेल? बोलिए। हेड। हेड। दैट्स यू आर राइट, गुड। हेड आया। स्टूडेंट्स, मैं आज हेड और टेल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें ऐसा ही एक टॉपिक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी। तो आपने बताया हेड, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, हेड की या टेल की, मींस प्रोबेबिलिटी की। अब ये प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स है क्या? प्रोबेबिलिटी है मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमिना। इट मींस इन वेरियस कंडीशंस। यानी एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा? एक बैग में से कुछ बॉल रेड और व्हाइट पड़ी हैं, रखी हैं, उसमें से हम एक बॉल ड्रॉ करते हैं रैंडमली। रेड आएगी या व्हाइट या ब्लैक, जो भी उसमें है, उनके हिसाब से हमें निकालना है पॉसिबिलिटी। इट मींस प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो अप टू 10th क्लास, 11th क्लास। 11th क्लास तक जो आपने प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ी है, वो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने जनरल प्रोबेबिलिटी। इन दिस क्लास ऑनवर्ड, इन दिस क्लास, इन 12th क्लास, you will study about the conditional probability. It means you have to find out the probability but under given conditions. अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन उससे पहले आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी से पहला एक टॉपिक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने अभी टॉस किया, कॉइन को टॉस किया। अब ये हमारा क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हम रैंडमली किसी चीज को करते हैं, किसी काम को करते हैं। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि हम एडवांस में नहीं, उसमें हमें एडवांस में नहीं बता सकते कि क्या आएगा। इट मींस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस फॉर एनी आउटकम। हमें नहीं पता, कॉइन को टॉस किया, हेड आया टेल आया, हम अंदाजा लगा सकते हैं बट सर्टेनली नहीं कह सकते, हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते। क्लियर? और उसमें एक से ज्यादा आउटकम आएंगे, ये भी आपको पता है। क्योंकि कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। एक बैग में रेड या व्हाइट बॉल पड़ी, रेड और व्हाइट बॉल है, तो हम बैग में से एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करते हैं तो वो रेड भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। क्लियर? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, आज हम इसी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और ये मानकर मैं चल रहा हूं कि आपने 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी वैसे होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दैट इज NE अपॉन NS। व्हाट इज एस? टोटल सैंपल स्पेस। जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि कॉइन को हमने टॉस किया। अब एक कॉइन को टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है? अब हेड और टेल, तो टोटल कितने आउटकम्स हुए हमारे? 2 आउटकम्स हुए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। वो हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू कितना? हेड कितने हैं? एक ही तो है, 1। टोटल कितने हैं? 2। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई हमारी? 1/2। आई बात समझ में नहीं आई? एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। हमें सपोज प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, तो इवन हमारी कितनी है इसमें? 1 2 3। टोटल कितने हैं? 6। दैट इज 1/2। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल प्रोबेबिलिटी। क्या होती है? जनरल प्रोबेबिलिटी होती है। कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, HH ST TH और TT आता है, तो एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एग्जैक्टली 2 हेड 1 आएगा HH, तो और टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड इज 1/4। क्लियर? तो अब यहां पे जो हमारा आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी अंडर गिवन कंडीशंस। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट, लेट अस सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल प्रोबेबिलिटी एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक आपने जनरल पढ़ी है और अब कंडीशनल कैसी होगी वो आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है, मान लो एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। आपको एक कॉइन को 3 बार हम टॉस कर रहे हैं और आपको एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पे अगर हम कहें कि टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा हमारा, एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो आपको पता है एक कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस करता हूं तो टोटल आउटकम्स 2 आते हैं, हेड और टेल। क्लियर? एक बार टॉस करते हैं तो 2 की पावर 1 आउटकम होंगे, 2 टाइम्स करें तो 2 की पावर 2, 3 टाइम्स करें तो 2 की पावर 3, यानी 8 आउटकम्स होंगे। क्लियर? तो एनएस कितना आ गया हमारा, 8 आया। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं, देखिए किसी भी सैंपल स्पेस को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं कि जिससे हम याद ना करने की जरूरत पड़े कुछ भी। कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब 8 आएंगे। तो तरीका बहुत बढ़िया है इसमें कि 4 बार एच लिख दीजिए, 4 बार टी लिख दीजिए। 8 है उसका हाफ कर दीजिए। क्लियर? 2 बार होता है तो 2 बार एच 2 बार टी, यानी 2 बार टॉस करते हैं तो 4 आउटकम्स होंगे, तो हाफ कर दीजिए, तो 2 टाइम्स एच 2 टाइम्स टी, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में एच टी, तो ये आपके टोटल 4 आउटकम्स होंगे। ऐसे ही 3 टाइम्स अगर हम टॉस करते हैं तो 8 आउटकम्स होंगे, तो उनका हाफ 4 टाइम्स एच 4 टाइम्स टी, फिर 4 का हाफ 2 टाइम्स एच 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एच 2 टाइम्स टी, फिर 2 का हाफ 1, अल्टरनेट ऑर्डर में एस टी लिख दीजिए। तो ये आपके टोटल 8 आउटकम्स होंगे। अब कहोगे जी अगर 4 टाइम्स करें तो 16 आएंगे। 16 आने का मतलब हाफ करिए, 8 टाइम्स एच 8 टाइम्स टी, फिर 4 टाइम्स एच 4 टाइम्स टी, फिर 2 टाइम्स एच 2 टाइम्स टी, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में एच टी। ये कर सकते हो, या फिर ये आपने 8 के लिए लिख दिया, 16 आएंगे तो इन्हीं को 2 जगह लिख दीजिए, एक बार सभी के बाद में एच लगा दीजिए, एक बार सभी के बाद में टी लगा दीजिए, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। चलिए ये तो खैर पहली बातें हैं। जनरल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं कह रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। अगर मैं एग्जैक्टली 2 हेड की बात करता हूं तो हमारा आया 1 2 3, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी? हमें मान लो एग्जैक्टली 2 हेड ई निकालना है, तो ई का मतलब हो गया कितना, एच एच टी, एच टी एच और टी एच। तो एग्जैक्टली 2 हेड कितने आए हमारे? 3 आए। क्लियर? अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एन ई कितना हो गया, 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, वही जो जनरल फॉर्मूला पढ़ते हो आप, एन ई अपॉन एन एस, यानी 3 और अपॉन टोटल हो गया 8। तो ये कहलाती है हमारी जनरल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? लेकिन अगर हम सपोज यहां पे कंडीशन लगा दें, और वो कंडीशन क्या होगी, मान लो ये कह रहा है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड इफ एट मोस्ट 2 हेड इज गिवन। कंडीशन पता लगी? एक कंडीशन हमने इसमें अप्लाई कर दी कि प्रोबेबिलिटी तो एग्जैक्टली 2 हेड की हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां कह रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड इज गिवन। हमारे क्या है कि एट मोस्ट 2 हेड दिए हुए हैं। क्लियर? तो अब इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमारी जो कंडीशन है उसको मैं सपोज एफ मान लेता हूं, तो कितना आएगा, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब बस ये नहीं आएगा 3, बाकी सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा आएगा एच एस टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच और टी टी टी।
एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे, कम से कम ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो। क्लियर? तो 7 आएंगे ये। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, अगर सपोज मैं यहां पे P पहले E इंटरसेक्शन F, यानी अब क्योंकि कंडीशन दे रखी है तो उसमें कॉमन पार्ट होना चाहिए, तो E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? E इंटरसेक्शन F हो जाएगा HST, HTH और THH। क्लियर? तो इसका मतलब अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालना है तो कितना आएगा? 3/8। और अगर PF निकालना है तो PF कितना हो जाएगा? 7/8। आज बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे? देखिए जरा ध्यान से, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें निकाली, यानी ये अब जो हमारा सैंपल स्पेस होगा थोड़ी देर के लिए अगर मान ले तो इसके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस अब हमारा ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो अगर मैं इसके हिसाब से लगाऊं तो कितने पार्ट है इसमें? 1, 2 और 1 3, तो 3/7 होना चाहिए। भाई हमारा पहला सैंपल स्पेस जो था हमारा टोटल था कितने में? 8 एलिमेंट थे, 8 आउटकम्स थे, तो उसके हिसाब से निकाला प्रोबेबिलिटी, तो हमारा ये हो गया। लेकिन अब यहां कह रहा कंडीशन दे रखी है कितनी? एटमोस्ट 2 हेड गिवन, यानी ये पार्ट तो उसमें है ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो हमें निकालना ही नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब इन 7 के हिसाब से निकालना है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 3/7। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस को थोड़ी भूल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, इसका मतलब होता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हमें E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और कब निकालनी है? जब F दिया हुआ है। आज बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब अब यहां पे आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? 3/8। और F की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो कितना आया हमारा? 3/7। तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने बोला ना आपको कि इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल हमारे आउटकम्स कितने बचे उसमें? जो दी हुई कंडीशन है 7, तो हमें एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1, 2 और 1 3 है, तो 3 और बाई टोटल कितना हुआ? 7, तो 3/7 है। बट हम टोटल सैंपल स्पेस को थोड़ी भूल सकते हैं कि हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये फॉर्मूला आएगा PE/F। E/F का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, इट मींस ऑलरेडी F हमारा गिवन है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। क्लियर? तो दिस इज 3/7। तो दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ वो हैं, तो देखते हैं उनको। हमारा स्टूडेंट ये हो गया PE/F, E की प्रोबेबिलिटी व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। PE इंटरसेक्शन F का मतलब है NE इंटरसेक्शन अपॉन F अपॉन NS, और FPF का मतलब NF अपॉन NS। तो NS यहां पे देखिए दोनों से कैंसिल हो जाता, तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं NE इंटरसेक्शन F अपॉन NF। बट आपको वो अपॉन में करके दिखाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो आपस में कट जाता है। फाइनल आंसर हमारा ये आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? लेकिन टोटल सैंपल स्पेस को हम भुला नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। उसमें आपकी अब यहां से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, PS/F इक्वल टू PF/F इक्वल टू 1। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस निकालनी है जब ऑलरेडी F दिया हुआ है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि ऑलरेडी F ही गिवन है। क्लियर? तो देखिए जरा, अगर मैं PS/F निकालूं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F बाय दिस फॉर्मूला अपॉन PF। S इंटरसेक्शन F, F क्या है? S का ही तो सैंपल वो है सबसे, तो इसका मतलब S और F में इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा? F ही आएगा अपॉन PF। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार अगर F/F निकालना है तो इसका मतलब PF इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो इसका मतलब
एफ और एफ में कॉमन क्या आएगा, एफ ही आएगा अपॉन पी एफ, इससे कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। If A and B are two events of S means for sample space, and F is an event of total sample space S such that PF is not equal to 0, then PA union B by F equal to PA by F plus PB by F minus PA intersection B by F। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं इस फॉर्मूले की तरफ चलूं, एक फॉर्मूला आप थोड़ा सा देखिए जरा। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, याद हो तो। क्लियर? अगर सपोज करो मैं दोनों तरफ एन एस से डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो दिस इट विल बिकम पी ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जैसे वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे दो सेटों में, दो सेट्स में, ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी दो सेट्स की आ सकती है। क्लियर? तो इस चीज के लिए देखिए यहाँ पे यही तो है, ए यूनियन बी बाई एफ आ रहा है, अंडर दे वो दे रखा है, एफ गिवन है, यहाँ भी ए बाई एफ, बी बाई एफ और माइनस ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। क्लियर? लेकिन अब इसको प्रूव कैसे करेंगे जरा वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, पी ए यूनियन बी बाई एफ, तो अभी मैंने आपको बताया पी ए बाई बी है, ई बाई एफ की फॉर्मूला क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ था। क्लियर? तो इसका मतलब यहां आ जाएगा आपका पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहां ई के प्लेस पर हमारा ए यूनियन बी दिया हुआ है बस खाली। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये आएगा हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। ये हमारा इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? और अपॉन में पी एफ एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो सेट का डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो ये आएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में पी एफ है। मैं चाहूं तो इसको तीनों को अलग अलग कर सकता हूं, एफ कितना, अपॉन पी एफ और ये आ गया अपॉन पी एफ। क्लियर? तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारा, पी ए बाई एफ, अभी फॉर्मूला लगा दिया ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, वही पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ई बाई एफ आ जाएगा वही। तो ये आ गया आपका पी बी बाई एफ और माइनस ये आपका ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ आ जाएगा। तो ये आपका बी बाई एफ। क्लियर? अब इसमें एक चीज और आती है स्टूडेंट कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो सेट डिसजॉइंट है, यानी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ जाता है, 5। और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 आएगी। क्लियर? तो इसका मतलब वहां से आ जाएगा इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हमारे यहां 0 हो जाएगी अगर डिसजॉइंट है तो। क्लियर?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट पी ई डैश बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। ई डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। क्लियर? ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि अगर सपोज करो कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ये ई है, तो ई डैश का मतलब इस ई को छोड़कर बाकी सारा जो होगा वो ई होगा, ई डैश होगा। इसी प्रकार यहां हमारा, क्योंकि उसकी बात करते हैं, तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो यहां पे हमारा सैंपल स्पेस यूज होता है। क्लियर? तो इसका मतलब अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज की थी, पी एस बाई एफ इक्वल टू 1 था, जो अभी अभी प्रॉपर्टी हमने ली थी पहली फर्स्ट वाली। अब पी एस को मैं क्या लिख सकता हूं? ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ। आप जानते हो कि ए और ए डैश का जो यूनियन होता है वो सेट थ्योरी में क्या होता था? यूनिवर्सल सेट होता था। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारा यहां जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या यूज होता है? सैंपल स्पेस होता है। तो एस को मैं क्या लिख सकता हूं? ई यूनियन ई डैश लिख सकता हूं। क्लियर? और अभी इसको मैं लिख सकता हूं पीई बाई एफ और प्लस पी ई डैश बाई एफ। अभी जो फॉर्मूला हमने ये यूज किया था पी ए यूनियन बी बाई एफ यूज किया था, क्या लिखा था हमने उसको? पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। और अगर वो डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो गया था, तो इसका मतलब ये आ गया। और इक्वल टू कितना है? 1। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी पी ई डैश बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। और यही आपको इसमें प्रूव करना था। यहां पर लेते हैं स्टूडेंट, इफ पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी इक्वल टू 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13, देन इवेल्युएट पी ए बाई बी। तो लेट अस सपोज पी ए बाई बी, आपका फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है कितना? दैट इज इक्वल टू 4/13 और अपॉन पी बी 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4/9। और अगर हमें इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में पी बी बाई ए निकालना होता तो वो फॉर्मूला हमारा हो जाता पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। और बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी ए की बात है, तो दैट इज 4/13 अपॉन पी ए कितना है? 7/13। 13 कैंसिल हो जाता तो दैट इज 4/7 हो जाता। तो दी हुई कंडीशन के बेस पर, यानी जो हमें ऑलरेडी अकर्ड है, जो ऑलरेडी हमें गिवन है, उसके बेस पर हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है हमें? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो इसको हमें ई मानना है या ए मानना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ई बाई एफ निकालना चाहते हो या ए बाई बी निकालना चाहते हो। क्लियर? तो उसको ई मान लीजिएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो ऑलरेडी गिवन है उसको आप एफ या बी मान लीजिएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम टोटल सैंपल स्पेस निकालें। हम ये कहें अगर कि बी स्टैंड फॉर बॉय एंड जी स्टैंड फॉर गर्ल, यानी बॉय को हम स्मॉल में शॉर्ट में बी लिख लेते हैं और गर्ल को जी लिख लेते हैं, तो हमारी जो सैंपल स्पेस आएगा वो दोनों बॉय हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरी गर्ल हो सकती है, फर्स्ट गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, और दोनों गर्ल हो सकते हैं। तो ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस होगा। क्लियर? अब किसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है? ई बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो इसका मतलब बी बी आएगा। क्लियर? क्या गिवन है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, तो इसको एफ मान लेते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ देम यानी कम से कम एक बॉय होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बी 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 जी और जी बी तीनों हो सकते हैं। क्लियर? अब आपको निकालना है पी ई बाई एफ।
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो ऑलरेडी एफ इज गिवन, तो इसका मतलब है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, इंटरसेक्शन एफ ई में और एफ में क्या कॉमन है, यही आ रहा है केवल बी बी, ठीक है। तो कितना है फॉर्मूला इसके 1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे 4 अपॉन एफ में कितना है 3 अपॉन 4, तो दैट इज इक्वल टू पी ई बाई एफ इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। क्लियर। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे हमें कितनी बार थ्रो कर रहे हैं 2 टाइम्स। क्लियर। तो हमारे टोटल सैंपल स्पेस में कितने आएंगे 36। अब देखिए 36 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप 36 लिखें या फिर 3 बार डाई को थ्रो करें तो 216 लिखें, उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो जो एनएस है वो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं है, हम ये लिख लेते हैं केवल कि एनएस इक्वल टू 36 आएगा, हमें उसके केवल नंबरिंग से मतलब है, उनसे स्पेस से आउटकम से मतलब नहीं है। क्लियर। ई हम क्या मान लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस, क्योंकि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड, यानी 4 एट लीस्ट वंस, कम से कम एक डाई पर 4 आना चाहिए, तो उसको हम ई मान लेते हैं। आपको बताया कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको हम ई मानते हैं, जो ऑलरेडी गिवन है उसको हम एफ मानते हैं, बस इतना याद रखिए, बाकी सारा सिंपल है। एफ क्या दिया हुआ है, a die is thrown twice, the sum of numbers appearing is observed to be 6, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब the sum of the numbers appearing is 6, तो वो हमने f मान लिया। तो सबसे पहले तो हम e लिखते हैं, e कितना आएगा हमारा 4 appears at least once, यानी कम से कम एक आना चाहिए, इधर लिख लेते हैं चलिए, तो e कितना आएगा हमारा कम से कम एक डाई पर 4 आना चाहिए, तो मान लेता हूं कि पहली डाई पर 4 आ रहा है, तो 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6। अब मान लेते हैं कि दूसरी डाई पर 6 आ रहा है, तो 1-4 2-4 3-4 4-4 ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5-4 और 6-4, तो ये हमारा ई आएगा। क्लियर। एफ क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 6, उन दोनों का सम 6 आना चाहिए। क्लियर। अगर मैं सपोज पहली डाई पे 1 लेता हूं तो 1 का केवल 5 के साथ सम 6 आ सकता है। क्लियर। तो 1 5, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 2 5 1, और किसी का 6 नहीं आ सकता सम। क्लियर। तो इसका मतलब अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, पहले इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए कितना आएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ, कॉमन कितना है, केवल 2-4 आएगा और 4-2 आएगा, क्योंकि उसमें कम से कम एक डाई पर 4 जरूर आ रहा है। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, ई बाई एफ का मतलब बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो दिस इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं 2, अपॉन टोटल कितने आए थे हमारे पास 36, अपॉन एफ में कितने हैं 2 4 5, अपॉन टोटल कितना है 36, तो दैट इज इक्वल टू 2/5। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 13 क्लास 12। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज है 13.1, इसी के बेस पर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए